सांजी उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर इसने लूफी की मार लगाई थी। अपने ही कैप्टन पर इसने हाथ उठाया था और लूफी को यहाँ पर ना पाकर सांजी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है और अपने मन में कहता है, लूफी तुमने मुझसे कहा था तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करोगे, तो आखिर तुम हो कहाँ पर? और सांजी लूफी को हर जगह ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन इसे लूफी कहीं भी नहीं मिलता है। और यहाँ पर लूफी को ना पाकर सांजी चिल्लाकर कहता है लूफी, और फ्रस्ट्रेट होकर नीचे घुटनों पर बैठ जाता है कि तभी सांजी को किसी के पेट के गुर्राने की आवाज आती है और अपने लंच बॉक्स को उठाकर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है जहाँ पर इसकी नजरों के सामने लूफी होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर हालत में सांजी का इंतजार कर रहा था। और ये देखकर सांजी से रहा नहीं जाता और रोने लगता है। और तभी लूफी के नाक में खाने की खुशबू आ जाती है। अपनी आंखें खोलता है और सांजी को अपनी नजरों के सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सांजी तुम आ गए दोस्त, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा लेट कर दिया यार। और सांजी अपने कैप्टन से नजरें नहीं मिला पा रहा था क्योंकि सांजी ने लूफी के साथ जो बिहेव किया है वो शायद ही माफी के लायक हो। क्या हुआ सांजी, तुम कुछ भूल क्यों नहीं रहे हो? पागल कहीं के, मैंने तुमसे ये कभी नहीं कहा था कि यहाँ पर पागलों की तरह मेरा इंतजार करो। सांजी इससे क्या फर्क पड़ता है यार, तुम फिर भी यहाँ पर आए ना दोस्त। और तभी सांजी लूफी के पास जाकर उस लंच बॉक्स को रख देता है। आइंदा से अपने फैसले हम पर मत थोपा करो। लूफी लंच बॉक्स को ओपन करता है, लेकिन ये लंच बॉक्स कीचड़ में गिर चुका था और सांजी बताता है कि यहाँ पर आते वक्त ये खाना गलती से इससे कीचड़ में गिर गया था, इससे एक छोटा सा काम भी नहीं हो पाता है। और सांजी को सच में लगता है कि ये फेलियर है, लेकिन लूफी फिर भी उस खाने को बाहर निकाल कर खाना शुरू कर देता है। सांजी ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है यार, तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर सांजी शॉक्ड हो जाता है और लूफी की तरफ देखता है। और गाइस लूफी वो दूसरा इंसान होता है जो कि सांजी के ऐसे खाने को भी बेझिझक होकर खा लेता है। पहली इसकी मॉम थी जो कि सांजी के जहर जैसे खाने को भी इंजॉय कर कर खाती थी, और सेम लूफी भी इस लंच बॉक्स में से जो कुछ भी था सब कुछ खाना शुरू कर देता है। सांजी तुमने यहाँ खाने में जो कुछ भी बनाया है वो हमारे दोस्तों में किसी न किसी का फेवरेट है, तुम्हें ऐसा ही कुछ पूरे क्रू के लिए भी बनाना चाहिए ना यार सांजी, ये सच में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, मुझसे झूठ मत कहो। लूफी पूरे डब्बे को खाली कर देता है और जोश में आकर कहता है, तो चलो भाई खाना पीना हो गया सांजी भाई, चलो अब काम की बात कर लेते हैं। ठीक है तुम्हारा पेट भर गया ना, अब यहाँ से चले जाओ। लूफी भाई तुम्हारे कहने का मतलब क्या है सांजी? मैं दोबारा अपनी बातों को नहीं दोहराऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा और यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। पर क्यों भाई? पहला रीजन, मैंने अपने ही कैप्टन की बेइज्जती की है जो कि इतनी दूर तक यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आया, और मैंने क्या किया इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ लूफी। और दूसरी बात, बराटी में जो मेरा मेंटोर है जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है उसकी जान यहाँ पर खतरे में है। और तीसरी और आखिरी चीज वो है मेरे पिता और मेरे सिबलिंग्स। भले ही मैं उन्हें अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानता, लेकिन मेरे अंदर इतना दम नहीं है कि मैं उन्हें ऐसी हालत में मरता हुआ छोड़ के चले जाऊँ, क्योंकि वो लोग इस वक्त बहुत बुरी तरह से बिग मॉम की जाल में फंस चुके हैं, इसलिए मैं चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। और सांजी की ये सारी बातें सुनकर लूफी को गुस्सा आ जाता है और इमीडिएटली जंप करते हुए इसके सामने आ जाता है और अपने पंच को घुमाकर इसके फेस पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिससे कि सांजी बहुत दूर जाकर एक बड़े से पेड़ से टकरा जाता है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। साले सांजी गद्दार। लूफी की सटक जाती है और चिल्लाते हुए कहता है कि बकवास बंद करो साले सांजी, बहुत हो गया तेरा। और सुनकर सांजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सांजी से रहा नहीं जाता और बेचारा रोने लगता है। और सांजी अपने सभी दोस्तों को याद करता है, अपने दोस्तों के साथ कितना ज्यादा खुश रहा करता था। लूफी मैं अपने घर सनी पर वापस आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ वापस चल पाऊँ और इन सभी को मरता हुआ छोड़ जाऊँ। कल एक बार वो वेडिंग शुरू हो जाएगी तो मैं खुद को भी वहाँ पर नहीं बचा सकता। भले ही मैं इन सभी को अपना फैमिली मेंबर नहीं मानता, लेकिन फिर भी इन सभी को बचाना चाहता हूँ। और लूफी ये सारी बातें सुन रहा होता है और लूफी समझ जाता है कि सांजी अपनी फैमिली को बचाना चाहता है। सांजी मैं समझ गया, तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त हैं, यानी कि हम सांजी, और हम सब मिलकर कल उस वेडिंग को बर्बाद कर देंगे। और लूफी की इस बात को सुनकर सांजी को बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है और इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब इसके बाद स्वीट सिटी के अंदर हम एक मिस्टीरियस पर्सन की एंट्री को देखते हैं और लूफी जिम्बे के बारे में सांजी को बताने लगता है और कहता है कि उसी ने हमारी वहाँ से एस्केप करने में मदद की है। ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, अगर जिम्बे ने तुम्हारी मदद की है तो इसका मतलब यही है कि नामी और बाकी सभी लोग भी सुरक्षित होंगे। हाँ तुमने सही कहा सांजी यार, पर इस वक्त एक बहुत बड़ी दिक्कत है और वो ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम उन सभी से कांटेक्ट कैसे करें। और सांजी नामी की उसी मेमोरी को देखता है जब नामी ने इसे चांटा लगाया था और अपना सर झुकाकर लूफी से कहता है कि शायद मैं नामी से नजरें भी ना मिला पाऊँ, न जाने वो मुझे माफ करेगी या नहीं। सांजी मेरी दो बातें गौर से सुनो। पहली बात ये है कि हम सभी लोग तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, और दूसरी बात ये है कि जब उन्हें पता चलेगा कि तुम क्रू में वापस आ रहे हो तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे दोस्त, वो सारी बातों को भुला देंगे। तो तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए सांजी। और यहाँ ब्रूली के मिरर वर्ल्ड के अंदर हम चॉपर को देखते हैं, जहाँ पर चॉपर को वही कांच का टुकड़ा मिल जाता है जिससे कि इसने लास्ट टाइम नामी से सीड्यूसिंग वुड के पास जो ग्राउंड मौजूद है वहाँ पर इससे कांटेक्ट किया था। और नामी आगे बताने लगती है कि जब हम लोग बात कर रहे थे तो वहाँ पर ये मिरर अपने आप ही टूट गया था, पर मुझे यकीन है कि उस कांच के टुकड़े अभी भी वहाँ पर पड़े होंगे उसी पेड़ के पास। ये सुनकर चॉपर भी कहने लगता है तो ठीक है नामी, हम ट्राई करके देखते हैं। और उस कांच से कहने लगता है हेलो लूफी, सांजी हेलो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हेलो, अगर तुम्हें मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज जवाब दो। और सांजी और लूफी को चॉपर की आवाज सुनाई देने लगती है और लूफी एट द एंड उस मिरर के टुकड़े को ढूंढ निकालता है। हाँ भी
चॉपर आ रही है आवाज, कहाँ है तू? चॉपर भाई मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। और लूफी को सही सलामत देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही में लूफी इन सभी को बता देता है कि सांजी अब हमारे साथ हो चुका है। ये सुनकर सभी की खुशी डबल हो जाती है। सांजी तुम्हें ऐसे सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है मेरे ठरकी दोस्त। और अपने दोस्तों को उसके लिए इतना ज्यादा खुश होता हुआ देखकर सांजी भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और स्माइल करता है। और यहाँ पर क्योंकि अब सांजी को कुछ भी मालूम नहीं होता है तो इस मिरर के थ्रू इन सभी की आवाजों को सुनकर शॉक्ड हो जाता है। ये क्या चीज है लूफी? जिस पर लूफी बताता है कि हाँ तुम तो हमारे साथ नहीं थे ना सांजी। ये बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है, मैं तुम्हें किसी और दिन इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल बस ये चीज जान लो कि हमारे सभी दोस्त सही सलामत हैं और सभी लोग इस वक्त मिरर डायमेंशन के अंदर हैं। तभी पेड्रो कहने लगता है कि लूफी आई होप कि तुम्हारे और सांजी के बीच में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब की सब सेटल हो चुकी होगी और उम्मीद है कि अब वो तुम्हारा क्रू मेंबर बनकर वापस आ रहा है। जिस पर लूफी सीरियस हो जाता है। पेड्रो यार वैसे तुम्हें सच कहूँ तो अभी नहीं। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों यार दरअसल अभी सांजी हमारे साथ वापस नहीं आ रहा है। हमें सबसे पहले बिग मॉम की टी पार्टी को बर्बाद करना होगा, उसके बाद हमें सांजी की फैमिली को बचाना होगा, उसके बाद ही सांजी हमारे क्रू में वापस आ पाएगा। और बिग मॉम का नाम सुनते साथ ही सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और सांजी भी हैरान हो जाता है कि लूफी ये बोल क्या रहा है भाई, पागल हो गया? दोस्तों बिग मॉम एक एम्परर है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए एक एम्परर से पंगा लो और अपनी जान को खतरे में डाल दो। तभी ब्रूक नामी चॉपर और कैरेट चिल्लाकर कहते हैं कि चलो फिर ऐसा ही करते हैं। ये सुनकर सांजी भी हैरान हो जाता है। जब मैंने सुना कि तुम और सांजी आपस में लड़ रहे हो तो तुम्हें मालूम भी है मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था। ब्रूक, कैरेट और चॉपर ये तीनों रोना शुरू कर देते हैं और नामी बोलती है कि बेसिकली हमें बस सांजी की मदद करनी है, उसके बाद सांजी हमारे क्रू में वापस से शामिल हो जाएगा, है ना लूफी? और नामी की आवाज को सुनकर सांजी इसके पास जाकर इससे बात करने की कोशिश करता है। और हाँ एक चीज मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली, लेकिन अगर तुम्हें वापस लाने के लिए हमें ये सब करना होगा तो मैं इसे जरूर करूंगी। यार नामी वैसे एक बार सांजी की बहन ने मेरी जान बचाई थी तो मैं इसकी पूरी फैमिली की जान बचाकर सांजी के एहसान को उतारना चाहता हूँ। और यहाँ पर जिम्बे लूफी से कहता है कि लूफी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने अपना मन बना लिया होगा, लेकिन जो तुम अब करने वाले हो ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बिग मॉम अपनी टी पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहती है। आंधी सुनामी कुछ भी आ जाए लेकिन बिग मॉम की टी पार्टी को कोई भी नहीं रोक सकता है। और भूलो मत कि बिग मॉम एक एम्परर है, अगर हम उसकी टी पार्टी को यहाँ पर बर्बाद कर देते हैं तो इसका मतलब यही होगा कि हम डायरेक्टली एक एम्परर से पंगा ले रहे हैं। जिन फाइटर्स को तुम अब तक देखते आ रहे हो वो सब के सब छोटे मोटे फाइटर्स हैं। अभी तक हमने बड़े बड़े फाइटर्स को तो देखा भी नहीं है, लेकिन इस टी पार्टी में वो सभी के सभी मौजूद होंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिग मॉम की आर्मी की जो फुल ताकत है तुमने उसका 10% भी नहीं देखा है। तो अगर हमें बिग मॉम के साथ लड़ना है और उसके सोल्जर्स के साथ फाइट करनी है तो हमें और लोग चाहिए होंगे और इस वक्त हम तादाद में बहुत ही ज्यादा कम है। जरा देखो लूफी, हम गिनती में सिर्फ 10 लोग हैं। और लूफी जिम्बे की ये सारी बातें बहुत सीरियसली सुन रहा होता है। पर लूफी जिस बात को मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उस बारे में मैंने इन्हें ऑलरेडी बता दिया है और मैं तुम्हें भी उस बारे में बताना चाहता हूँ। क्या तुम कैप्टन गैंग बेजी को जानते हो? हाँ यार जिम्बे, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, उसी ने तो सांजी को अगवा किया था। और यहाँ स्वीट सिटी के अंदर एक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदे की एंट्री हो जाती है और इस बंदे की ताकत भी कमाल की है, जिसका नाम है शार्लेट टाइफूगू। और अब बिग मॉम की टी पार्टी को स्टार्ट होने में बस 5 घंटे बचे हुए हैं। और यहाँ पर जिम्बे बेजी के बारे में बताते हुए कहने लगता है कि गैंग बेजी असल में वेस्ट ब्लू से आया है और वेस्ट ब्लू के अंदर 5 माफिया फैमिलीज हैं जो कि पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करती हैं। और यहाँ पर इन सभी का लीडर कोई और नहीं बल्कि गैंग बेजी ही है। और गैंग बेजी अपने जवानी के दिनों में हिटमैन के नाम से मशहूर था और इसे अपनी नजरों के सामने लोगों को तड़पते हुए देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि लोगों से हाथ मिलाकर किसी को भी जान से मार देता था, लेकिन अब बेजी ने अपने तरीके को बदल लिया है। अब ये बंदा जितनी भी छोटी मोटी गैंग्स होती हैं उन सभी के लीडर्स को जान से मार देता था और जो भी ट्रेजर वगैरह होता था उन सभी जरूरी चीजों को लेकर वहाँ से भाग जाता था, वो उन्हें मार देता था। लेकिन उसे उन लोगों की टेरिटरी या टाइटल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन ऐसे ही वक्त बीतता गया और बेजे बोर होने लगा, जिसके बाद उसने पायरेट बनने का फैसला लिया और यहाँ पर जितने भी फेमस पायरेट्स होते थे उन सभी के कैप्टन को मार देता था और चारों तरफ बेजे बदनाम हो गया, क्योंकि अगर तुम किसी के कैप्टन को मारोगे तो पूरा क्रू तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ ही जाएगा। इसी वजह से बेजी एक सिचुएशन में फंस जाता है और ना चाहते हुए भी बिग मॉम के साथ हाथ मिला लिया ताकि ये सेफ रहे। और अपनी लॉयल्टी को साबित करने के लिए इसने बिग मॉम की एक बेटी से शादी भी की। और जब बिग मॉम को लगा कि ये बंदा मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल है तो बिग मॉम ने टी पार्टी का सिक्योरिटी इंचार्ज यहाँ पर बेजी को बना दिया। लेकिन बेजी यहाँ पर अंदर से बिल्कुल भी नहीं सुधरा था और अब इसका टारगेट एक एम्परर है जिसे की गैंग बेजी इनडायरेक्टली मारना चाहता है। लूफी ये सारी बातें सुन रहा होता है और तभी जिम्बे आगे बताता है कि उसने पैकॉम्स को भी ये मौका दिया था और उसे अपने साथ हाथ मिलाने के लिए कहा, लेकिन पैकॉम्स बिग मॉम के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल था इसलिए उसने मना कर दिया। और अब क्योंकि पैकॉम्स को बेजी का सीक्रेट पता चल गया था और साथ ही में इसका असली चेहरा भी इसने देख लिया था तो इसी वजह से बेजी ने पैकॉम्स को जान से मारने की कोशिश की, पर वक्त रहते मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर उसकी जान बचा ली और इस वक्त उसकी कंडीशन पहले से बेहतर है। और ये सुनकर लूफी एक राहत की सांस लेता है। मैं बेजी को इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। लूफी तुम्हें अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल में रखना होगा। इस वक्त हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी उस टी पार्टी को डिस्ट्रॉय करना है और इसके बाद सांजी की फैमिली को बचाना है और इसके बाद यहाँ से सेफली एस्केप करना है। और जरा अपने आस पास देखो, हम 10 लोग मिलकर कभी भी इस काम को अंजाम नहीं दे सकते
हैं, लेकिन गैंग बैजे न ही सिर्फ टी पार्टी का सिक्योरिटी इंचार्ज है, बल्कि उसने आज सुबह ठीक 10 बजे जो टी पार्टी होने वाली है उसे कैसे बर्बाद करना है उसने इसकी प्लानिंग भी कर रखी है। हमारे पास सिर्फ 5 घंटे हैं और हम इस 5 घंटे में ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं जिससे कि हम उस टी पार्टी को बर्बाद कर सके। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि तुम्हें थोड़े समय के लिए पैकॉम्स को साइड में रखकर गैंग बैजे के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। लूफी इसके बारे में सोचता है, जिम्बे यार मुझे लगता है तुम्हारा आइडिया ठीक है, पर ये सुनकर बाकी के क्रूमेट्स बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। लूफी तुम जानते हो उसने पैकॉम्स के साथ क्या किया, और अभी अभी तुमने उसके पास्ट के बारे में सुना। वो बंदा किसी भी एंगल से भरोसे के लायक नहीं है लूफी। यार ब्रूक यार एक बार ट्राई तो कर सकते हैं ना। और सांजी भी लूफी को समझाता है, सांजी तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही रहेगा। मुझे मालूम था लूफी कि तुम सही रास्ता ही लोगे और तुम लोग चिंता मत करो, मैंने पहले से ही उनके साथ सारी अरेंजमेंट्स कर ली है और वैसे भी हम बस वहाँ पर उनसे बात करने के लिए जा रहे हैं। अगर उनका प्लान तुम्हें अपने अकॉर्डिंग सही लगता है तो तुम उसे हाँ कर देना, और अगर नहीं लगता है तो हम चुपचाप चले आएंगे। इन सभी का प्लान सेट हो जाता है और लूफी को चिम्बे बताता है कि तुम्हें गैंग बैजे का जो ठिकाना है वो होल किक आइलैंड के नॉर्थ वेस्ट एरिया में मिल जाएगा, तो तुम्हें और सांजी को उसी तरफ जाना होगा और मैं और हम सभी लोग मिरर वर्ल्ड के जरिए से वहाँ पर थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे। तो ठीक है, बहुत ही जल्दी दोबारा मिलते हैं। और यहाँ होल किक आइलैंड के नॉर्थ वेस्ट में हम गैंग बैजे के बेस को देखते हैं और हम विटो को भी देखते हैं। मैंने सुना है कि तुम बॉबिन का पीछा कर रहे थे और तुमने उसे निपटा दिया है। हाँ बस मुझे ऐसा करना ही पड़ा क्योंकि वो ब्लैक लेग सांजी का पीछा कर रहा था, और आपको तो मालूम ही है कि ब्लैक लेग सांजी हमारे इस प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ तूने सही कहा। बॉस मुझे सुनने में आया है कि स्ट्रॉ हेड पायरेट्स हमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, क्या ये बात सच है? हाँ वो लोग हमसे मिलने यहाँ पर आ रहे हैं, हम लोग बातचीत करेंगे और अगर हमें वो ठीक लगे और हमारे प्लान के मुताबिक लगे तो हम उनसे बेझिझक हाथ मिला लेंगे, लेकिन अगर उनका प्लान हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ और उसके खिलाफ हुए तो हम उन सभी को जान से मार डालेंगे। इसके बाद हम वेडिंग केक को देखते हैं जहाँ पर बहुत ही जोरों शोरों से वेडिंग केक बन रहा होता है और यहाँ पैकॉम्स की हालत पहले से बेहतर हो चुकी है। और जैसे ही जान में जान आती है पैकॉम्स फुदकना शुरू कर देता है और बोलता है कि मुझे जाने दो, मुझे जल्द से जल्द मामा से जाकर मिलना होगा और बैजे के उस प्लान के बारे में उन्हें बताना होगा। और इसके सामने अभी अलादीन होता है। तो मैं अपनी कंडीशन को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए, अगर रास्ते में तुम पर दोबारा से किसी ने हमला कर दिया तो वैसे भी तुम जानते हो बैजे टी पार्टी का सिक्योरिटी इंचार्ज है, अगर उसे भनक भी लग गई कि तुम जिंदा हो वो 1 सेकंड में तुम्हें उड़ा कर रख देगा, इसलिए तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए और बेहतर यही होगा कि सारे मामले को जिम्बे के ऊपर छोड़ दो। और पैकॉम्स को अभी तक मालूम नहीं है कि जिम्बे ने बिग मॉम पायरेट्स को छोड़ दिया है और अभी भी जिम्बे को सन पायरेट्स का कैप्टन और बिग मॉम का सबऑर्डिनेट मानता है, इसलिए अलादीन के कहने पर पैकॉम्स थोड़े समय के लिए शांत हो जाता है। और यहाँ पर लूफी और सांजी बैजे के उस बड़े से कैसल के बाहर पहुँच जाते हैं। तभी गेट खुलता है और गेट के सामने विटो मौजूद होता है और सांजी को देखकर विटो कहने लगता है, ब्लैक लेग सांजी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ वी कौन है तू, क्या तुम ही बैजे हो? अरे अरे नहीं, बल्कि वो तो मेरे बॉस हैं, मैं हूँ विटो। हमारे कैप्टन किसी से भी ऐसे वो उठाकर नहीं मिलते और ना ही ऐसी फटीचर जैसी हालत में उनके सामने जा सकते हो। पहले जाओ थोड़ा शावर लो, अच्छे अच्छे से कपड़े पहनो, उसके बाद तुम उनसे मिल सकते हो। और तभी चॉपर यहाँ पर आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था और सांजी को मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और हम नामी को भी देखते हैं जो कि अभी बाथरूम में नहा रही होती है और शिपॉन को लोला के बारे में बताती है कि कैसे वो एक ज़ॉम्बी में टर्न हो गई थी और कैसे थ्रिलर पार्क के अंदर लोला ने नामी की जान बचाई। और नामी शेफॉन से सवाल करती है कि आखिर लोला से बिग मॉम इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती है, जिस पर शेफॉन बताती है कि दरअसल लोला ने एक ऐसे मैरिज प्रपोजल को इनकार कर दिया था जिसकी वजह से मामा का बरसों पुराना सपना पूरा होने से रह गया। दरअसल एल्बाफ के प्रिंस लोकी ने लोला को शादी के लिए प्रपोज किया था और बिग मॉम को एल्बाफ की आर्मी चाहिए थी और इस मैरिज से भले ही लोला खुश न हो लेकिन मामा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी नजर हमेशा से ही उस जायंट्स की आर्मी पर थी और वो जानती थी कि अगर लोला एल्बाफ के प्रिंस लोकी की वाइफ बन जाती है तो मामा की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, एक पूरी जायंट्स की आर्मी इसके कदमों में होगी। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं होता है और लोला ने शादी से मना कर दिया और यहाँ से भाग गई। और मामा ने मुझे लोला की जगह प्रिंस लोकी के सामने पेश किया, लेकिन प्रिंस ने मुझे देखते ही पहचान लिया और मामा का सबसे ज्यादा ताकतवर बनने का सपना धरा का धरा रह गया, जिसके बाद से ही मामा लोला से नफरत करने लगी। और क्योंकि लोला और मैं ट्विंस हैं और बिल्कुल उसी के जैसी दिखती हूँ, इसी वजह से मामा को मेरी शक्ल और मुझसे भी नफरत होने लगी। जो मुझे पता चला कि बेजे मामा को मारना चाहता है तो मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोला के कर्मों की सजा हमेशा मामा मुझे देती आई है और माँ की ममता क्या होती है मैंने आज तक ये नहीं देखा है। और अब लूफी और ये सभी लोग नहा धोकर चमक उठते हैं और ब्रूक और लूफी जैसे ही मिल्क पीते हैं तभी इनका टूटा हुआ दांत और ब्रूक की टूटी हुई खोपड़ी पूरी तरह से रिपेयर हो जाती है। ये देखकर पास में खड़ा हुआ बंदा कहता है कि भाई ये चल क्या रहा है, और ये लोग कपड़े वपड़े पहनकर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं कि तभी यहाँ पर सांजी की मुलाकात नामी से होती है और नामी का पारा अभी भी सांजी पर चढ़ा हुआ था और सांजी नामी को देखते साथ ही समझ जाता है कि नामी ने इसे माफ नहीं किया है और नामी सांजी के पास से इसे इग्नोर करते हुए चले जाती है। सांजी क्या तुम श्योर हो, क्योंकि अगर तुम हमारे साथ वापस आ रहे हो तो तुम्हें रोज मेरा सामना करना होगा और जो तुमने लूफी के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली हूँ। और ये सुनकर सांजी को वही पुराने वाले दौरे पड़ने लगते हैं और समझ जाता है कि नामी ने इसे माफ कर दिया है। और यहाँ पर ब्रूली शेफॉन से कहती है, शेफॉन जो तुम कर रही हो क्या तुम्हें अंदाजा
भरोसा भी है। तुम जानती हो ना मामा कितनी ज्यादा डेंजरस है, तुम फिर भी उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी इस गद्दारी का अंजाम तुम्हारे बच्चे तक को भुगतना पड़ सकता है। जिस पर शेफॉन बोलती है कि ब्रूली तुम भी जानती हो कि मामा ने मेरे साथ कितना ज्यादा गलत व्यवहार किया है और अब मेरे लिए वो मैटर नहीं करती है। और इस वक्त अगर मेरा कोई परिवार है तो बैजी, मेरा बच्चा और मेरी बहन लोला है। और यहाँ पर लूफी सभी से कहता है तो ठीक है, हम सभी लोग रेडी हैं, तो जाकर बैजी से मिला जाए। पूरी स्ट्रॉ हैट बिल्कुल बन ठन की बैजी से मिलने के लिए निकल पड़ती है। और गाइस बैजी जो इन सभी को मारने की बात कर रहा है, इस बंदे को आइडिया भी नहीं है कि अगर ये लोग थोड़े से भी सीरियस हो जाते हैं तो बैजी को उसके घर में घुस कर मारेंगे। जिसके बाद लूफी सीधा दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और सभी लोगों के साथ यहाँ पर बैठ जाता है। और शेफॉन को देखते हुए कहता है, हाँ वी, तो क्या तुम बैजी हो क्या? पूरी पोगल कहीं की, मैं एक लड़की हूँ। और शेफॉन के बच्चे से कहने लगता है, अच्छा तो मतलब ये है बैजी है ना, ये छोटा सा बच्चा, इसकी तो मूछें भी हैं। जिस पर नामी और चॉपर लूफी पर भड़क जाते हैं। साले लूफी जो बोला गधे की बच्ची, तुम्हें दिखता नहीं वो एक बच्चा है। इतना बड़बड़ाने की जरूरत नहीं, हमारे बॉस बस आते ही होंगे। तभी बैजी यहाँ पर आ जाता है। अच्छा तो सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 3.5 घंटे बचे हुए हैं, तो सीधा साफ जवाब दो, क्या तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? जिस पर लूफी सीरियस हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेंबर को देखते हैं जिसका नाम होता है शार्लेट अवन। और ये बंदा बिग मॉम का 4th सन है। ये बंदा बहुत ही ज्यादा हॉट है और यहाँ पर बैजी के घर के अंदर माहौल बहुत ही ज्यादा गर्मा चुका है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा सीरियस नजर आ रहे थे और दोनों तरफ के लोग ही एक दूसरे को घूरते जा रहे थे। और बैजी के सोल्जर्स ने अपनी गन को पूरे स्ट्रॉ हेड पर ही तान कर रखा हुआ था। बस एक गलती और ये सभी लोग इन्हें भून डालेंगे। और अंडरवर्ल्ड का सबसे पावरफुल और फेमस माफिया नहीं गाइस हनी सिंह नहीं, और दूसरी तरफ वर्स्ट जनरेशन का वो पायरेट जिसने दो एम्परर्स के नाक में दम करके रखा हुआ है। दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, पर इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक स्ट्रॉ हेड पायरेट्स हैं, क्योंकि जो भी स्ट्रॉ हेड को छेड़ता है तो स्ट्रॉ हेड उन्हें छोड़ती नहीं है। माहौल पूरी तरह से सीरियस था, लेकिन तभी लूफी अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिसे देखकर सारे सोल्जर्स लूफी की तरफ अपनी गन को तान देते हैं। लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि लूफी यहाँ पर सामने रखी कुकीज को उठाकर खाने लगता है, जिससे कि यहाँ का माहौल पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। तुम सभी की मेरे सामने कोई औकात नहीं, मैं चाहूँ तो सेकंड से तुम्हें मार कर मुश्किल सकता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, हाँ तुम्हें लगता है कि तुम हमें मार सकते हो? जरा एक बार दोबारा से सोच लो, क्योंकि अगर तुमने मुझे मार दिया तो यहाँ पर कोई शादी होगी ही नहीं। और वैसे भी बिग मॉम के लोग शादी से 2 घंटे पहले मुझे चेक करने के लिए जरूर आएंगे, तो अगर मैं ही वहाँ पर नहीं पहुँचता हूँ तो यहाँ कोई शादी होगी ही नहीं। और अगर यहाँ पर कोई शादी होगी ही नहीं तो तुम बिग मॉम को कैसे मारोगे? हाँ बात तो तुम्हारी सही है, मैं इस पर सोच सकता हूँ, लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे दोस्तों को मार दूँ? तुम मेरे रहते मेरे दोस्तों को मारोगे? तुम इन पर एक खरोंच तक नहीं पहुँचा सकते हो। हमें इतना भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। हाँ नामी ने सही कहा, और वैसे भी जो गलती हमसे ज़ऊ में हुई है हम उसे यहाँ पर रिपीट नहीं करने वाले। और जिम्बे कहने लगता है कि अभी फालतू की बातें करने का समय नहीं है, तो लूफी बताओ आखिर तुम्हारा क्या फैसला है? क्या तुम्हें ये इंसान ट्रस्टवर्दी लग रहा है क्या? और लूफी मस्त ठूस रहा होता है, लेकिन सीरियस हो जाता है और बहुत ही गौर से खाते हुए सामने की तरफ देखता है। सभी लोग लूफी के जवाब का इंतजार करने लगते हैं कि तभी सामने खड़े एक बंदे को देखकर लूफी चिल्लाकर कहता है, साले सीजर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या कहाँ है सीजर? अरे यार, अरे चॉपर तुम्हें क्या सच में नजर नहीं आ रहा है? वो घटिया साइंटिस्ट हमारे सामने ही खड़ा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सीजर यहाँ पर आखिर क्या कर रहा है भाई। हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर सीजर बिग मॉम के द्वारा बनाए गए उसी लैब के अंदर मौजूद होता है, जहाँ पर ये बंदा आराम से चिल कर रहा होता है और खुद से कहता है कि मैं चाहे दिन रात एक कर दूं, लेकिन बिग मॉम जो बनाने के लिए मुझसे कह रही है वो नामुमकिन है, तो इसलिए मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं है। मैं यहाँ पर चुपचाप खाऊंगा पीऊंगा और मजे करूंगा। कि तभी बैजी यहाँ पर अपने साथियों के साथ आ जाता है और बैजी को देखते ही सीजर की हवा टाइट हो जाती है और जल्दी से अपनी लैब की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है और बोलता है कि हाँ मैं अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू कर रहा हूँ। जाकर बिग मॉम से कह दो कि बस थोड़ा समय और लगेगा। चिंता मत करो, मैं यहाँ पर बिग मॉम की तरफ से नहीं आया हूँ, क्योंकि उसने मुझे सिक्योरिटी इंचार्ज बना दिया है। मैं यहाँ पर बस तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि अब से तुम बस मेरे लिए काम करोगे अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो। ये सुनकर सीजर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें आइडिया भी है क्या? तुम इस वक्त किससे बात कर रहे हो? मेरे पास वो ताकत है जिससे मैं इस पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूँ। जिस पर बैजे सीजर के हार्ट को क्रश करने लगता है। हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, इसलिए आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। और सीजर बैजे के लिए काम करना शुरू कर देता है और बैजे सीजर के द्वारा एक खास तरह की चीज को बना रहा होता है। और तभी विटो यहाँ पर आ जाता है। स्ट्रॉ हैट्स भी बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाले हैं। ये पायरेट्स जब भी मेरे आसपास होते हैं मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। और तभी सीजर अपनी लुक को चेंज कर लेता है और प्रेजेंट में हम लोग सीजर को देखते हैं। क्या आखिर ये सीजर कौन है? लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो चुकी है। मैं वो नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बैजे का बड़ा भाई गैंगस्टर गैस्टीन हूँ। और अपनी सिग्नेचर हंसी को हंसता है, जिसे सुनकर चॉपर और सांजी शॉक्ड हो जाते हैं। आखिर कोई इतनी घटिया एक्टिंग कैसे कर सकता है? इसने तो अनन्या पांडे को भी फेल कर दिया। सांजी तुमने सही कहा, पर इसका नाम भी कितना ज्यादा फेक है। यार थोड़ी तो प्रैक्टिस कर लेता। इसकी हंसी भी बिल्कुल इसी की जैसी है, बकवास। और सभी लोग समझ जाते हैं कि ये सीजर है, कोई गैस्टीन वेस्टीन नहीं है। पर हम लोग जानते ही हैं कि लूफी कितना ज्यादा स्मार्ट है। अच्छा तो तुम सीजर नहीं हो? हाँ मुझे माफ करना। अबे लूफी ढक्कन है बेवकूफ, ये सीजर ही है। क्या साले झूठे? मैं सही था, मतलब तू ही है सीजर। अब अपना मुंह खोलो और बताओ मुझे कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? जरा अपना दिमाग यूज करो बेवकूफ।
ये मेरी चॉइस नहीं है। जरा सामने इस बंदे को देखो, इसके हाथ में मेरा हार्ट है, यानी कि मेरी जिंदगी अभी इसके हाथ में है। ये जो बोलेगा मुझे वो करना ही होगा और इस सब का जिम्मेदार बस लॉ है। बोल देना उसे अगली बार अगर लॉ मेरे सामने आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सभी लोग शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर फालतू की बहसबाजी करने नहीं आया हूँ। और सीजर के हार्ट को दबा देता है, जिसकी वजह से सीजर तड़पना शुरू हो जाता है। हमारे पास समय बिल्कुल नहीं, तो स्ट्रॉ हैट लूफी, मुझे बताओ क्या तुम हमारा साथ दोगे या नहीं? लूफी शांत हो जाता है और बैठकर सोचना शुरू कर देता है, जिसके बाद लूफी खड़ा हो जाता है। तो ठीक है, मैं बस तुम्हें एक मुक्का मारना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इसका जवाब देता हूँ, क्योंकि तुमने पैकॉम्स को हर्ट किया है। एक बार मैं तुम्हें मुक्का मार लूँ, उसके बाद मैं तुमसे हाथ मिला लूंगा। और ये सुनकर बेजी भी शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद लूफी सीधा एक पंच इसकी तरफ जड़ देता है। लेकिन तभी बीच में जिम्बे से रोक लेता है और बोलता है कि लूफी ऐसा मत करो, हम यहाँ पर ये सब करने नहीं आए हैं। तुम्हारा ये काम सिचुएशन को और भी ज्यादा गर्मा रहा है। नहीं जो ऐसा करने दो। और लूफी दूसरे हाथ से जैसे ही पंच करने की कोशिश करता है तो बेजे सीजर के हार्ट को आगे कर देता है और मुक्का सीजर के हार्ट पर पड़ जाता है और सीजर की आंखें बाहर आ जाती हैं। और लूफी जितने भी मुक्के मारता है ये सारे के सारे सीजर के हार्ट पर लगते हैं और ये तीनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर जिम्बे कहने लगता है कि आखिर एक बात तो बताओ, तुम में से बिग मॉम को कौन पसंद करता है? जिस पर ये तीनों चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो फिर तो तुम्हें जवाब मिल गया होगा। भले ही तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारे काम करने का तरीका, तुम्हारी आइडियोलॉजीज बिल्कुल ही अलग हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारा दुश्मन एक ही है। और मेरे ख्याल से ये रीजन इनफ होगा तुम दोनों को एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए। और दूसरी बात, अगर हम लोग अलग अलग होकर फाइट करेंगे तो हम भी जानते हैं कि किसी का भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही प्लान को फॉलो करते हैं तो हमारे जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब तुम लोग सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। और जिम्बे की ये बातें सभी लोग बहुत ही सीरियस होकर सुन रहे होते हैं। ठीक है जिम्बे, हाँ भी बेजी बता यार, क्या प्लान है तेरा? चिंता मत करो, मैंने सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो ठीक है, फिर मैं तुम दोनों का साथ दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम मुझे मेरा दिल लौटा दोगे बेजे, सुन लिया ना? और हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। अब इसके बाद होल किक आइलैंड में जो अंडरवर्ल्ड के टॉप रूलर्स हैं, ये सभी लोग बिग मॉम की टी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आ चुके हैं। पर मैं तुम्हें एक बात कह देना चाहता हूँ कि मुझे बिग मॉम को मारने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर उसे मारना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। कोई कैनन, कोई बुलेट, कोई भी राइफल उसके अगेंस्ट काम नहीं करने वाली है, क्योंकि जहाँ तक मैंने उसे देखा है वो एक बड़े से जायंट आयरन बैलून की तरह है, जिस पर कोई भी हथियार, कोई भी चीज काम नहीं करने वाली है। सांची सही कह रहा है, वो एक एम्परर है और उसे मारने के लिए हमें बस एक ही मौका मिलेगा। और अगर हम उस मौके में चूक गए तो अगले ही पल हम सभी को मार डालेगी। वो तुमने सही कहा पितरू, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उसने बस कुछ मिठाइयों के लिए अपने सगी बेटे की जान ले ली और उसे इस चीज का अफसोस तक नहीं है। एक बात तो बताओ बेजी, आखिर तुम्हारे दिमाग में बिग मॉम को मारने का ये आइडिया टी पार्टी के दौरान ही क्यों आया? मुझे लगा ही था तुम में से कोई न कोई एक इस सवाल को जरूर पूछेगा। इसका जवाब बहुत ही आसान है और वो इसलिए है क्योंकि तुम सभी लोगों को मेरे लिए ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करना होगा कि मुझे किसी तरह से 5 सेकंड्स मिल जाए और उन 5 सेकंड्स में बिग मॉम का काम तमाम कर दो। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हाँ बॉस बिल्कुल सही कह रहे हैं, 5 सेकंड में बॉस उसे ढीर कर सकते हैं। पर इन 5 सेकंड्स के दौरान अगर उसके बच्चे हमारे बीच में आ गए तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। और बेजी के बच्चे, हमारी डील को मत भूलना, समझ गए ना? जैसे ही तुम्हारा काम हो जाएगा तो मुझे मेरा हार्ट दे दोगे और इसके बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते। सीजर तुम चिंता मत करो, अगर बेजी ने तुम्हें जुबान दी है तो वो कभी भी पीछे नहीं हटने वाला। जिसके बाद सीजर इन्हें अपने कुछ नए वेपन्स दिखाता है। ये जो तुम देख रहे हो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हथियार है, इतने ज्यादा खतरनाक कि ये वेपन्स बिग मॉम को जान से मार सकते हैं। इनके अंदर जो जहर है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर ये हवा में फैल जाएगा तो सेकंड्स में ही यहाँ पर लाशों के ढेर बिछ जाएंगे। और इन लोगों ने ये प्लान बनाया है कि असल में ये लोग इस वेपन के जरिए से बिग मॉम के ऊपर हमला करेंगे और इन्हें इस शेप में बनाया गया है कि जैसे ही इसे लॉन्च किया जाएगा ये सीधा बिग मॉम की बॉडी के अंदर जाकर घुस जाएंगी। और इन वेपन्स का नाम डेडली KX लॉन्चर्स है। हालांकि वेपन्स जितने ज्यादा मर्जी अच्छे हो, लेकिन बिग मॉम इमोशनली जब तक बिल्कुल सही कंडीशन में रहेगी तब तक कोई भी वेपन उसकी मोटी चमड़ी को भेद नहीं सकता। हाँ तुमने सही कहा, मैंने जब उस पर हमला किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी स्वॉर्ड बाउंस बैक कर रही है। उस बिग मॉम की स्किन बहुत ही ज्यादा थिक थी, बिल्कुल ब्राजीलियन कुड़ियों की तरह। तो भाई अब हम क्या करेंगे? हमें सबसे पहले बिग मॉम को इमोशनली कमजोर करना होगा, जिससे कि वो कुछ पल के लिए बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाए और उसका ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। और एक काम हम मामा की एक कमजोरी से करेंगे। बिग मॉम की एक कमजोरी है और वो है उसकी मदर कार्मेल। जब भी बिग मॉम टी पार्टी करती है तो उसके टेबल के ठीक सामने उसके फेस टू फेस उसकी मदर की एक पिक्चर मौजूद होती है और वो उस पोर्ट्रेट को किसी खजाने की तरह ट्रीट करती है। पर वो है कौन? हमें नहीं मालूम, वो एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है, लेकिन देखने से ऐसा ही लगता है कि बिग मॉम के ऊपर उसका बहुत ही ज्यादा कर्ज है और बिग मॉम हमेशा उसे अपनी माँ कहकर पुकारती है। तो उस इंसान का हुआ क्या? हमें नहीं पता, हमने बस इतना सुना है कि वो अचानक से गायब हो गई। अच्छा, मुझे स्टोरी को पूरा जानना है। हमारी फैमिली के किसी भी मेंबर को नहीं पता कि आखिर मदर कार्मेल को हुआ क्या। पर उस दिन टी पार्टी के अंदर जब एक वेटर ने गलती से मदर कार्मेल की फोटो को गिरा दिया था तो मामा का जो रिएक्शन था उसे हम में से किसी ने भी आज तक नहीं देखा था। सारे बच्चे शॉक्ड रह गए थे कि मामा किसी छोटे बच्चे की तरह रोना शुरू कर दी थी। मामा तब गुस्सा भी थी और इमोशनल भी, पर ये इनके ऑर्डिनरी हंगर बैंक से बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इस बार वो बस चिल्ला रही थी और इतनी ज्यादा तेज आवाज में चिल्ला रही थी कि हम सभी लोग अपने कानों को पकड़कर बैठ गए। कोई भी
अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। सभी लोग फ्रीज हो गए थे, इवन की जो गेस्ट थे कुछ लोग बेहोश भी हो गए थे। उसने सिचुएशन में चिल्लाने के साथ साथ अपने कॉन्करेंट हाकी को भी रिलीज किया था, जिसकी वजह से कोई भी अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। और बिग मॉम की सिचुएशन को अगर किसी ने ट्रिगर किया था तो वो उस मामूली सी पिक्चर ने, जो कि उसकी माँ की थी। और जब सब कुछ शांत हो गया तो मैंने नोटिस किया कि बिग मॉम जब अपने घुटनों के बल गिरकर वहाँ पर चिल्ला रही थी तो उस दौरान उसके घुटने पर चोट आ गई थी, जिससे कि मैंने खून निकलते हुए देखा था। जिससे कि यह साबित होता है कि ऐसे इमोशनल मोमेंट्स में बिग मॉम की बॉडी के अंदर जो डिफेंसिव प्रॉपर्टीज हैं वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देती हैं। अब जरा अंदाजा लगाओ कि जब वो पोर्ट्रेट टूट जाएगी तो मामा का हाल क्या होगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बस हमें इसी मौके का फायदा उठाना है। भाई यकीन नहीं होता यार, एक फोटो हमारे इतने ज्यादा काम आ सकती है। क्या बात है, सही प्लान है भाई, सही प्लान है। सुनो स्ट्रॉ हैट, जब बिग मॉम की उस फोटो को हम लोग तोड़ देंगे तो इस दौरान उसके बच्चे उसे घेर कर रहेंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इस वक्त मामा बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। मुझे बिग मॉम पर हमला करने के लिए 5 सेकंड चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस वक्त पर किसी चारे की तरह काम करो और उन सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचो। 1 सेकंड, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम लूफी को एक चारे के तौर पर यूज करना चाहते हो? ये बहुत ही ज्यादा गलत है। अरे यार ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और वैसे भी इस काम में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और शेफॉन लूफी को बोलती है कि तुम्हें आइडिया भी है क्या कि उस पोर्ट्रेट के आसपास कितने इंपॉर्टेंट फिगर्स मौजूद होंगे, और साथ ही में उस फोटो को तोड़ने का काम इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला है। लूफी शायद तुम्हें एक और बार सोच लेना चाहिए। अरे यार चिंता मत करो, मेरे पास ना एक कमाल का आइडिया है। जब मैं वहाँ पर एंट्री मारूंगा तो मेरी एंट्री को देखकर सलमान खान भी शर्मा जाएगा। बस तुम लोग देखते जाओ। और बेजे लूफी से पूछता है कि तुम्हें अच्छे से मालूम है ना कि आखिर तुम्हें उस फोटो को कब तोड़ना है? हाँ मुझे मालूम है भाई, मुझे मत सिखा, चल चल अपने बाप को मत सिखा, चल। जब सांजी पुडिंग का घूंघट उठाएगा और दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे किस करने के लिए, तभी मुझे उस फोटो को तोड़ देना है ना? वैसे आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के करीब आएंगे तो सबकी निगाहें उन्हीं दोनों पर टिकी रहेंगी, और साथ में ये वही वक्त होगा जब सांजी को पुडिंग गोली मारेगी। मेरी फिक्र मत करो, मैं डॉच कर लूंगा और वो गोली मुझे नहीं लगेगी। और बेजे इन सभी को प्लान समझाने लगता है। हॉल के एक शेड्यू के ऊपर हम सभी लोग मौजूद होंगे, जहाँ पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ होगी। सभी मेहमानों की नजर सांजी और पुडिंग पर होगी, और जैसे ही सांजी और पुडिंग एक दूसरे के करीब आएंगे और पुडिंग सांजी के ऊपर गन तान देगी, तभी लूफी बीच में से आएगा और आकर उस फोटो को तोड़ देगा, जिससे कि बिग मॉम बिल्कुल पागल हो जाएगी और गुस्से के मारे और शॉक्ड होकर चिल्लाना शुरू कर देगी। उसके बाद हम सभी लोग इन एयरबड्स को पहन लेंगे ताकि हमें बिग मॉम की आवाज सुनाई ना दे, जिससे कि हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। और उसके बाद हमारा खेल शुरू हो जाएगा। जब सभी लोग पैनिक कर रहे होंगे, तुम सभी लोग सही मौका देखकर सांजी की फैमिली को बचा लोगे। जिसके बाद मैं अपने स्टिकी लॉन्चर का यूज करके बिग मॉम पर हमला करूंगा और इसका काम तमाम कर दूंगा। पर इस काम को हमें बहुत ही सावधानी के साथ करना होगा। इसमें हमें सिर्फ 10 सेकंड लगने चाहिए। इससे ज्यादा एक भी सेकंड अगर लगा तो हमारे बचने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। क्या तुम लोगों ने कभी असैसिनेशन का काम नहीं किया क्या? क्योंकि हमारे इस मिशन में 1 सेकंड का डिले भी हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन मेरे इस प्लान में जो सबसे बड़ा रोल निभाएगा वो स्ट्रॉ हैट है। चिंता मत करो भाई, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। पर जिम्बे पूछता है कि हम लोग एस्केप कैसे करेंगे भाई, भागेंगे कैसे वहाँ से? जैसे ही हम लोग बिग मॉम का काम तमाम कर देंगे, हम सभी लोग यहाँ पर सीजर का यूज करेंगे, क्योंकि ये चिलगोज़ आवड़ सकता है। और हाँ, तुम लोगों ने यहाँ पर ब्रूली को कैप्चर करके एक बहुत ही कमाल का काम किया है। इसका यूज करके हम बहुत आसानी से बच सकते हैं और कोई भी ब्रूली के बिना मिरर वर्ल्ड के अंदर नहीं आ सकता है। तो तुम सभी को अपना काम खत्म करना है और सीजर के लाए हुए इस मिरर वर्ल्ड के जरिए से मिरर वर्ल्ड के अंदर पहुँच जाना है, और मिरर वर्ल्ड के जरिए से ही तुम लोग अपनी शिप पर पहुँच जाना। हाँ, और हमारी शिप के ऊपर एक बहुत बड़ी मिरर भी मौजूद है। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। हम मिरर वर्ल्ड के जरिए से सीधा सनी पर पहुंच जाएंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। जिस पर पेड्रो कहता है कि हमें इतना ज्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस पर जिम्बे भी कहता है कि हाँ, भले ही ये प्लान कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, लेकिन 1 सेकंड की गलती भी हमें बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। तो ठीक है, सभी को प्लान पता चल चुका है। इस प्लान के सक्सेसफुल हो जाने के बाद हम सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, पलट कर एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं। हाँ तुमने सही कहा बेजे। तो ठीक है, मुझे मंजूर है। वेडिंग सेरेमनी शुरू होने में अभी 2.5 घंटे बचे हुए हैं। मुझे लगता है मुझे रूम में वापस जाना चाहिए, वरना मुझे मेरे रूम में ना पाकर उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। और मुझे भी अब चलना चाहिए। ऐसे में मुझे सिक्योरिटी इंचार्ज की थोड़ी बहुत एक्टिंग भी तो करनी है। और यहाँ पर स्वीट सिटी के अंदर मॉन्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आता है, क्योंकि बॉबिन को किसी ने रातों रात मार दिया और अभी तक कातिल का पता नहीं चला है। और मॉन्ट सभी से पूछना शुरू कर देता है कि बताओ आखिरकार ये काम किसने किया है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काम स्ट्रॉ हैट्स का है। जिस पर जिलेट कहने लगती है, ब्रदर आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आपने नहीं सुना? स्ट्रॉ हैट्स को पेरा ने मार दिया है। एक बात जान लो, जब तक मैं अपनी आंखों से स्ट्रॉ हैट की लाश को नहीं देख लेता, मुझे इस बात पर यकीन नहीं होने वाला कि स्ट्रॉ हैट मारा जा चुका है। और यहाँ पर ये सभी लोग सांजी पर धावा बोल देते हैं और इसके रूम के बाहर तेजी से दरवाजा पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस गेट को कोई भी नहीं खोलता है। और हम उसी एग प्लांट को देखते हैं जो कि सांजी के कहने पर यहाँ पर सांजी की जगह सो रहा होता है। अब यहाँ पर इसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि सांजी अब तक नहीं आया था और बाहर गार्ड्स दरवाजा पीट रहे थे। और अगर ये लोग अभी रूम में आ जाते हैं और सांजी इन्हें नहीं मिला, तो इन्हें पता चल जाएगा कि कल रात से यहाँ पर पूरे टाइम पर ये सांजी बनकर यहाँ पर लेटा हुआ था, जिसके बाद ये लोग इसे जान से भी मार देंगे। जैसे ही लोग दरवाजे को तोड़ने वाले थे, तभी गेट खुल जाता है और हम सांजी को देखते हैं। क्या हुआ, इतनी जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे हो? क्या ये कोई तरीका है किसी को
ऐसे जगाने का। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम पूरी रात यहाँ पर मौजूद थे? हाँ हाँ, मैं यहीं पर था। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है जिस पर सांची उसी एग प्लांट वाले बंदे को बुलाता है? इसे तुमने पूरे समय मेरे साथ रखा ताकि तुम मुझ पर नजर रख सको, तो जरा इसी से पूछ लो ना। हाँ ये मोटे, बता क्या ये पूरी रात तुम्हारे ही साथ था क्या? जी सर जी, ये मेरे ही साथ थी। चलो बहुत बातें हो गई, अब मुझे शादी के लिए तैयार भी होना है। और ऐसा बोलकर गेट को बंद करने लगता है। जाते हुए एक बात तो सुनते जाओ, तुम्हारा जो प्रीवियस कैप्टन था ना, स्ट्रॉ हैट लूफी, वो मर चुका है। लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि वो जिंदा है और इस वक्त कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। वो जिंदा है या मर गया है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उस जैसे घटिया पायलट के साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। पर हाँ, अगर तुम ऐसे ही मुझसे ये घटिया सवाल करते रहे और मेरा समय बर्बाद करते रहे तो मैं वेडिंग के लिए लेट जरूर हो जाऊंगा। और अगर मैं वेडिंग के लिए लेट हुआ तो ये बात बिग मॉम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। और ये सुनकर मॉन्ट यहाँ से चला जाता है और सिटी के अंदर लोग खुशी से झूम रहे होते हैं क्योंकि आज वेडिंग डे है। और हम बाकी के आइलैंड्स का सीन भी देखते हैं जहाँ पर सेम सिचुएशन थी। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इस बात से भी एक्साइटेड थे कि अब जर्मा जैसी पावरफुल किंगडम हमारी एलाई बनने वाली है। और जर्मा 66 के सभी सोल्जर्स भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और यहाँ विंस्मोक जज के रूम के बाहर एक सर्वेंट आता है और कहने लगता है कि सर क्या आप रेडी हो चुके हैं? और विंस्मोक जज और बाकी छपरी भी रेडी हो रहे थे। और यहाँ पर मामा सुबह उठते ही शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इसे यहाँ पर लग रहा था कि ब्रूक मर चुका है और शोर मचाना शुरू कर देती है। मेरा हड्डी का ढांचा लगता है मर गया। और अपनी आंखों से पानी की नदियाँ बहाने लगती है। अरे मामा, आपको इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जरा सोचिए ना मॉम, आज कितना बड़ा दिन है। आज टी सेरेमनी है, आज हम सभी लोग वेडिंग केक को खाएंगे। और वेडिंग केक का नाम सुनते ही बिग मॉम खुशी से झूम उठती है और ब्रूक को नीचे फेंक देती है।